नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। भारत में 10 और परमाणु रिएक्टर लगाएगा रूस। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और व्यापार समेत 20 समझौतों पर हस्ताक्षर। मौजूदा वित्त वर्ष में नई कृषि बीमा योजना। राज्यसभा में कृषि मंत्री का आश्वासन। विपक्ष ने उठाया किसानों की आत्महत्या और कर्ज माफी का मसला। संसदीय कार्य मंत्री ने की धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र और राज्यों में कानून बनाने की हिमायत। असंतुष्ट विपक्ष का लोकसभा से वॉकआउट। रक्षा मंत्री ने लिया जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तैयारियों का जायजा। कहा, आतंकी मंसूबों से निपटने के लिए सेना चौकस। और एडिलेड टेस्ट में कप्तान विराट कोहली का शानदार शतक। टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 369 रन। आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। भारत और रूस ने आज 20 ऐतिहासिक समझौते किए। इनमें रूस की मदद से 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाना शामिल है। रूस ने रक्षा साजो सामान के भारत में उत्पादन का प्रस्ताव भी रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गुरुवार को शिखर वार्ता हुई। दोनों नेताओं ने अकेले में आपसी, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों देशों के बीच 20 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी में इन पर दस्तखत हुए। दोनों देश तेल और गैस, परमाणु ऊर्जा, स्वास्थ्य क्षेत्र और सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण में सहयोग पर सहमत हुए हैं। रूस में विशेष खनिजों के खनन और बुनियादी ढांचे में निवेश पर भी सहमति बनी। रूस ने अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों के भारत में निर्माण का प्रस्ताव रखा। वहीं भारत ने रूस के रक्षा उपकरणों के लिए भारत में कारखाना लगाने का विचार रखा। प्रेसिडेंट पुतिन एंड आई डिस्कस ए ब्रॉड रेंज ऑफ न्यू डिफेंस प्रोजेक्ट्स। वी आल्सो डिस्कस हाउ टू align our defense relations to India's own priorities, including Make in India. We have reached the level of a close production cooperation. The implementation of the missile program BrahMos is a testimony to that. I'd like to say that there are other projects such as the joint development of a multifunctional jet fighter and a multi-role transport aircraft. This is another stride in our cooperation. दोनों देशों का मुख्य जोर व्यापार और आर्थिक मुद्दों पर रहा। तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने रूस को ऊर्जा सुरक्षा में अहम साझीदार बताया। दोनों देशों ने तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जल्द विचार की बात कही। Energy security is critical for India's economic development and creating jobs for our youth. Russia is also a key partner in this area. We have talked in detail the practical measures aimed at diversifying our bilateral trade and at further increasing our investment. We have agreed to stimulate our companies to cooperate more closely and to work closely. दोनों देशों ने माना कि दुनिया में इस समय कई चुनौतियां हैं और एक दूसरे पर भरोसा ही मजबूत रिश्ते की बुनियाद है। भारत और रूस के बीच ये 11वीं सालाना शिखर बैठक थी। बारी बारी से ये दिल्ली और मॉस्को में आयोजित की जाती है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। तो भारत और रूस के बीच जो अहम समझौते हुए हैं उस पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पिनाक रंजन चक्रवर्ती, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए हैं और डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑब्जर्वर से। पिनाक साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूं कि जो अहम समझौते हुए हैं, यानी कि जिस पर सहमति बनी है, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो दिख रहा है अब तक, एक और कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की तरह 10 और यूनिट लगाने के लिए एक नया, मैं कहूं कि समझौता है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पावर और न्यूक्लियर एनर्जी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। देखिए, न्यूक्लियर फील्ड में, इस न्यूक्लियर सेक्टर में रशिया ने तो काफी मदद की है भारत की। तो और ये एक सेक्टर है जहां रशिया हमको मदद कर सकता है, क्योंकि एक चीज हमको याद रखना होगा कि रशिया के कुछ खास मतलब स्पेशलिटीज हैं, सोफिस्टिकेशन है। एक न्यूक्लियर फील्ड में है और एक डिफेंस फील्ड में है।
क्योंकि वैसे हमारा ट्रेड रशिया के साथ ज्यादा नहीं है, 6-7 बिलियन डॉलर है, क्योंकि बाकी सारी चीजों में रशियन इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग नहीं है, पर इन सेक्टर्स में रशियन जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजी है, वो काफी मजबूत है। तो इसीलिए इसमें समझौता हुआ है, क्योंकि इस फील्ड में हमको ऊर्जा चाहिए और इस फील्ड में हमको और जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के बाद जब सब जो बाधाएं थी वो सब खत्म हो गई हैं, तो अब रशिया उसका एडवांटेज ले रहा है। और ये रशिया जो डील हुआ है, तो इसके लिए तो मैं मानता हूं कि और दूसरा जो डिफेंस साइड में भी एक डील की बात हो रही है, जो 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट हैं या कोई हेलीकॉप्टर बनाने का जॉइंट प्रोडक्शन है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का मेक इन इंडिया और डिफेंस सेक्टर में जो 49% हमने दे दिया है, उसका नतीजा वो है। और पिनाक साहब, मैं कहूं कि 7 इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट है, जबकि 13 जो है 13 समझौते कॉमर्शियल हैं। और यही 2 बड़े, मैं कहूं कि अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, डिफेंस जिसका आपने जिक्र किया, इसमें काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय सैनिकों को ट्रेनिंग की बात हो रही है, नए तरीके के फाइटर प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स उनकी टेक्नोलॉजी और भारत में बनाने की बात। असल में ऐसा लगता है कि रूस के साथ जो कुछ देशों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर दिक्कतें थी, वो दिक्कतें रूस के साथ नहीं दिखती हैं, और ये प्लस पॉइंट दिखेगा जब मेक इन इंडिया की बात सामने आगे बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि रूस उतना टेक्नोलॉजी देने में वो कतराता नहीं है जितने बाकी देश कतराते हैं। इसलिए रूस से हमें टेक्नोलॉजी मिलती रही है। आपको याद होगा, रूस से हमें न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन भी मिली थी, और न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हम लोग बना रहे हैं, उसमें भी रूस मदद कर रही है हम भारत को। उसके बाद स्पेस सेक्टर में भी रूस ने काफी मदद की है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के मामले में रूस ने हमको जिस तरह की टेक्नोलॉजी दी है, उसमें बाकी लोगों ने हम नहीं दी है। इसीलिए अमेरिका को, जो अब डिफेंस सेक्टर में भी काफी मतलब हावी हो रहा है, उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर भारत का मार्केट उनको चाहिए तो उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि बेच के चले गए और फिर भूल गए। यानी आप कह रहे हैं कि ये अब भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि यानी कि रूस के साथ जो हम ये समझौता कर रहे हैं, इसके बाद दूसरे देशों पर दबाव होगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में वो हमारी शर्तों को माने। देखिए, शर्त की बात नहीं है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो इंडिया में हुआ है रूस से या किसी और देश से भी, हमने उसको बड़ा प्रोटेक्शन दिया है। इसका उनको फिक्र क्या है? अमेरिका को फिक्र ये हमेशा होता है कि हमारी टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में न चला जाए, रूस के हाथ में न चला जाए, किसी और देश के हाथ में न चला जाए। पर भारत हमेशा जब समझौता करता है इस टेक्नोलॉजी के डोमेन में, तो हम लोग एकदम समझौते को पक्का मतलब उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं। तो किसी देश को यह फिक्र नहीं होना चाहिए कि भारत से टेक्नोलॉजी कहीं और चला जाएगा। इसीलिए अमेरिका को अब यह सोचना पड़ेगा कि अमेरिका को अगर इस भारत जैसे मार्केट में, बहुत विशाल मार्केट है डिफेंस का, इसमें अगर उनको मतलब भाग बटाना है, तो इसलिए अब उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से यहां आना पड़ेगा और यहां पे मेक इन इंडिया के मतलब प्रोग्राम में मतलब शामिल होना होगा और यहां डिफेंस आइटम्स बनाने पड़ेंगे। और इसके अलावा सर एक और सेक्टर है ऑयल एंड गैस का, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा क्षमता रूस के पास है, स्कोप दिख रहा है भारत को। यहाँ पर भी एक, मैं कहूँ कि बड़ा अचीवमेंट दिखा है। किस तरीके से देखते हैं, अगर भारतीय नजरिए को देखा जाए, किस तरह की सुविधाएं या किस तरह का आगे आने वाले, मैं कहूँ कि वक्त में फायदा इससे मिलेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि रूस ही एक ऐसा देश है जब हमारे मतलब इंडिपेंडेंस के बाद उन्होंने हमारे ONGC को बहुत मदद की थी और उसको खड़ा कर दिया था। क्योंकि बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, उन्होंने कहा कि भारत में ना तेल है ना गैस है, तो आप क्या करेंगे गैस और तेल ड्रिल करके। पर रूस ने ऐसा नहीं समझा। रूस आगे बढ़ा, हम लोगों को उन्होंने हेल्प किया और ONGC जैसे विशाल एक संस्थान को, उसकी शुरुआत रूस के टेक्नोलॉजी से हुई थी और रूस ने हमारे कई लोगों को ट्रेनिंग दी और हमको ड्रिलिंग और ये सब सिखाया था एक जमाने में। इसलिए रूस और ONGC का बहुत पुराना संबंध है और तेल और गैस के सेक्टर में भी बहुत रूस के साथ पुराना संबंध है। ये शायद लोग उतना जानते नहीं हैं। पर यह बात भी सही है कि ऑयल सेक्टर में, क्योंकि रूस एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है और गैस का भी एक्सपोर्टर है। अब जिस तरह से रूस के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज से दबाव आ रहा है, रूस ने एक बहुत बड़ा डील किया है चाइना के साथ, $400 मिलियन का ऑयल एंड गैस डील किया है।
अब इसीलिए इंडिया को भी अब देखना चाहिए कि रूस के साथ गैस डील कैसे हो सकता है, और शायद एक डील हुआ भी है $1 बिलियन का एसआर ऑयल के साथ, तो रूस उनको क्रूड ऑयल प्रोवाइड करेगा फॉर रिफाइनिंग इन इंडिया। और इसके अलावा सर एक और जो सबसे अहम चीज दिख रही थी, जो प्रस्ताव भी दिया गया कि इंडिया और रूस एक बार फिर से अपनी अपनी करेंसी में व्यापार को बढ़ाएं, उसकी तरफ आगे बढ़ें, जैसा कि कई दशकों पहले होता था। इस लिहाज से आप क्या नजरिया होगा इसका, और इसके असल में फायदे क्या होंगे दोनों देशों के लिहाज से, अगर मैं कहूं तो? देखिए, इसमें एक तो हो सकता है क्योंकि हम एक जमाने में रूपी रूबल ट्रेड करते थे, मतलब जो सामान वो हम उनसे लेते थे वो हमें रूबल में पेमेंट करते थे और हम उन्हें रुपए में पेमेंट करते थे, और फिर उसका पर वो खत्म हो गया था, वो सिस्टम खत्म करके हम लोग नॉर्मल ट्रेडिंग रिलेशनशिप में चले गए थे कि जब वो डॉलर में पेमेंट होता है, जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है डॉलर के माध्यम से। पर ऐसा है कि अब रूबल पे काफी प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो जो सैंक्शंस वगैरह जो वेस्टर्न कंट्रीज ने लगाए हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में, तो रूबल पे काफी प्रेशर पड़ा है और रूबल का दाम काफी गिर गया है। इसलिए शायद वो अब सोच रहे हैं कि अब रूबी रूपल ट्रेड करने में शायद उनको ज्यादा फायदा है, हमें कितना फायदा है ये हमें अब सोचकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्वैपिंग करेंसी भी हो सकती है। चाइना के साथ भी उन्होंने कुछ स्वैपिंग की है करेंसीज की। इसमें यह होता है कि आप थर्ड करेंसी के माध्यम से ट्रेड न करें, आप हम डायरेक्ट ट्रेड करें, जिसको बार्टर ट्रेड भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो सामान रुपी या रूबल में ही डेजिग्नेट होगा तो उसमें से ट्रेड हो सकता है, पहले भी हुआ है और अब भी हो सकता है। और डिफेंस सेक्टर में बीच में सर ऐसा मैं कहूं कि टिल्ट एक दिखा था कि शायद इजराइल की तरफ हम ज्यादा बढ़ रहे थे। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के समझौते अब ये हो रहे हैं, एक बार फिर से हम वापस रूस की तरफ ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं? देखिए, भारत, इजराइल, यूएसए, रूस और बाकी कई और देश हैं, फ्रांस है, उसमें यूके भी है, और भी देश हैं, इटली है, स्पेन है, कुछ खास सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस के कुछ खास सेक्टर्स हैं जहां पे इनके साथ हम लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं और हम सामान इनसे लेते हैं। इजराइल तो सचमुच ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। वैसे कहा जाता है कि अब यूएसए ज्यादा हावी हो रहा है और रशिया नीचे चला गया है, तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। पहले हो गया यूएसए, दूसरा हो गया इजराइल, अब तीसरे नंबर पे पहुंच गया है रशिया। अब इस तरह की जो बातें आज हुई हैं, जो समझौते हुए हैं, मुझे लगता है इससे फिर रशिया नंबर 1 पे आ सकता है, पर वहां यूएसए भी उनको चैलेंज करेगा, क्योंकि अगर यूएसए को इंडिया के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिफेंस डोमेन में और जॉइंट प्रोडक्शन वगैरह यूएसए को भी सोचना पड़ेगा, और मुझे लगता है ये भी होगा। इसलिए हमारे लिए सारे आए हमारे साथ, हमारे इनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, डिफरेंट ट्रैक्स हैं, ये इंडिपेंडेंट ट्रैक्स हैं रिलेशनशिप के, तो जो हमारे साथ इस तरह के काम में जुटेंगे हम उनके साथ काम करेंगे। और जब पुतिन साहब का दौरा शुरू हो रहा था, उससे पहले जिस तरह के रिएक्शंस देख रहे थे अमेरिका की ओर से, और आज भी जब समझौते हुए उसके बाद मैं देख रहा था अलग अलग जो साइट्स है वहां पर जो रिएक्शंस दिख रहे हैं बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। क्या वजह दिख रही है सर? भाई देखिए, वो उनके साथ रूस के रिश्ते खराब हो गए हैं क्राइमिया के बाद जो हादसे हुए थे, यूक्रेन में जो हुआ है, इसलिए वो देख रहे हैं कि अगर रूस इंडिया भारत के साथ अच्छे रिश्ते, तो उनको पसंद नहीं आ रहा है। वो चाहता है भारत भी उनके तरफ झुके और रूस के खिलाफ कुछ करें, पर हमने ये तो साफ कह दिया है कि रूस के खिलाफ कोई सैंक्शंस इंडिया उस दिशा में जाएगा ही नहीं। सवाल ही नहीं उठता इंडिया को उस दिशा में जाने का, और जाए भी क्यों। रूस के साथ जो हमारी दोस्ती है बहुत पुरानी है, बहुत गहरे संबंध है डिफेंस सेक्टर्स में, वो तो हमारे उनके साथ नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज के साथ उतने गहरे संबंध इन सेक्टर्स में नहीं है। ऑयल हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, न्यूक्लियर हो, तो हम क्यों फिर उनकी बात माने। अब उनको पसंद नहीं आता है तो वो फिर आए हमारे साथ बात करें और हमारे साथ काम करें। इसलिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूस को अलग थलग करके हम बैठ जाएं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय हित में नहीं है। और बिनाक साहब, यही मैं समझना चाह रहा था कि असल में कुछ वर्ष पहले तक ये दिखता था आमतौर पर कि अगर दो प्रतिद्वंदी देश हैं, जैसे कि मैं अमेरिका और रूस का एग्जाम्पल लूं, तो किसी एक देश के साथ जब रिश्ते अच्छे होते थे तो दूसरे देश को हम शायद निगलेक्ट करते थे, कुछ इस तरह की पॉलिसी दिखती थी। क्या कहीं कोई बदलाव दिख रहा है और अब हम बेहतर मौके देखते हुए दोनों ही, यानी कि अगर कोई परस्पर विरोधी कंट्रीज हैं, उन दोनों के साथ अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं?
बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे हित जिधर भी बढ़ेंगे हम उनकी उसी दिशा में जाएंगे, और इसका यह मतलब नहीं है कि हम दूसरे देश को उसमें कम कर देंगे। हम अमेरिका के साथ भी काम करेंगे, हमारे हित उनके साथ है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। अमेरिका बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जो रूस नहीं है, क्योंकि चाइना बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो चाइना के साथ भी हम ट्रेडिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में बात करेंगे, काम करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्र नीति रहेगी हर एक ट्रैक पे, कि हम हर एक देश के साथ काम करेंगे, और जहां पे भारत का हित, राष्ट्रीय हित का सवाल है, उसमें हम भारत नहीं हिचकिचाएगा और भारत हर एक देश के साथ काम करेगा। क्योंकि अमेरिका भी बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा देश है, टेक्नोलॉजी में माहिर है, और बाकी जो देश हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, हम ये भी नहीं मानते कि अगर हम रूस के साथ काम करेंगे तो उसके साथ अमेरिका के साथ काम नहीं करेंगे, या वो जीरो सम गेम हो जाएगा कि हम इधर झुके तो उधर कम हमारा हो जाए। ऐसा नहीं है, हम हर एक ट्रैक को मेंटेन करेंगे और हर एक ट्रैक में हम आगे बढ़ेंगे। विनायक साहब, एक आखिरी सवाल, आपकी नजर में कोई ऐसा सेक्टर, कोई ऐसा एक मैं कहूं कि समझौता जिस पर नजरें होंगी, जो भविष्य में मैं कहूं कि पोटेंशियल जिसमें दिख रहा हो दोनों देशों के बीच में? देखिए, एक तो स्पेस सेक्टर है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है, और बाकी जो है वो डिफेंस सेक्टर है। रशिया के साथ मैं ये दो सेक्टर में देखता हूं, और कुछ आईटी और टेलीकॉम का सेक्टर भी है जहां पे रशियन काफी कैपेबिलिटीज हैं सॉफ्टवेयर में, तो उसमें भी काफी मतलब कोऑपरेशन हो सकता है। सो मेन सेक्टर्स ये हैं, ऑयल एंड गैस, स्पेस, डिफेंस, और मैं कहूंगा आईटी को भी उसके साथ जोड़ूंगा। और ट्रेड को हमें बढ़ाना है। हम जो आपसी ट्रेड है वो बहुत कम है रूस और इंडिया में, इसलिए उसको बढ़ाने से हमारा जो रिश्ते हैं और मजबूत होंगे। चलिए पिनाक निरंजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए आपका। और यह थी हमारी आज की पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान सदस्यों ने मौजूदा कृषि संकट पर चिंता जाहिर की। सदस्यों ने किसानों की आत्महत्या, कर्ज माफी और न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत किसानों से जुड़े मुद्दों पर विचार रखे। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि देश में किसान की स्थिति में सुधार के लिए हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। बनाया जाए। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने किसानों से जुड़े मुद्दों के हल के लिए सभी से मिलकर काम करने की अपील की। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने इसी वित्तीय साल में नई कृषि बीमा योजना लाने का भरोसा दिलाया। 3 बैठकें हमारी हो चुकी है। एक बार हम सब प्रमुख नेताओं के साथ भी बैठेंगे और इसी वित्तीय वर्ष में निश्चित रूप से नई कृषि बीमा योजना लाएंगे। हम इतना ही सदन को और पूरे देश को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आज जो कुछ भी विसंगतियां हैं वो हमारे पुराने नीतियों का परिणाम है। कृषि संकट पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने की। उन्होंने महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात में कपास किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी कम कीमत पर फसल बेचने को मजबूर हैं और बिचौलिए फायदा कमा रहे हैं। किसान की ये हालत है, आपने प्रोक्योरमेंट घटा दी, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, कीमत टूट गई, आत्महत्याएं चल रही हैं, यहां पे खेल तमाशा हो। आपकी सोच क्या है? ये सदन ही नहीं है, देश भी जानना चाहता है। किसान के भाव कम हो गए मार्केट में, लेकिन उपभोक्ता के भाव कम नहीं हुए। कपास सस्ता हो गया, कपड़ा सस्ता नहीं हुआ। धान सस्ता हो गया, चावल सस्ता नहीं हुआ। तिलहन सस्ता हो गया, तेल सस्ता नहीं हुआ। आखिर किसको लाभ हुआ? समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कृषि क्षेत्र की उपेक्षा की बात कही और किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया। जिनका कर्ज है बहुत बड़ा, जिन लोगों पे इंडस्ट्रियलिस्ट लेके और कॉर्पोरेट घराने के लोगों पे, उनको और कर्ज दे देते हैं ताकि वो कमा सकें और रिपे कर सकें। लेकिन किसान के प्रति ये नहीं, जितना आपने राइट ऑफ कर दिया उतना अगर किसानों को दे दें तो सारे किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। इसके अलावा किसानों के आज के हालात पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा में कई और सांसदों ने हिस्सा लिया। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी।
महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के सम्मान में कार्यक्रम का मुद्दा आज राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गोडसे के जन्मदिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी जानकारी सरकार को थी। सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया। कांग्रेस सांसद हुसैन दलवाई ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई धार्मिक नेता और पूर्व विधायक इस कार्यक्रम में आमंत्रित थे। कांग्रेस ने कहा कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। महात्मा गांधी का खून करने वाले का शौर्य दिन जाहिर करना ये इस देश की परंपरा नहीं है। विकास की बात करते हो और इस तरह का समाज में दरार who is part of the government will ever approve of such an action, and we cannot endorse that. So let the House be speaking in one voice on this and finish the issue. Thank you. That's what I am suggesting. सरकार ने ऐसे किसी कार्यक्रम को समर्थन की बात से साफ इनकार किया। There is no problem and there is no question of anybody accepting such a proposition, rejoicing a person who was responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. There is no question of anybody associating or rejoicing with that person. I am saying on record, nobody, no organization, and that question of government question do not arise at all, accept this proposition of rejoicing the persons who are responsible for the assassination of Mahatma Gandhi. सरकार के आश्वासन के बाद ये मुद्दा सुलझा लिया गया, लेकिन इस मुद्दे पर अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में गुरुवार को सरकार ने माना कि देश में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। आगरा में धर्म परिवर्तन की घटना के मुद्दे पर आज लोकसभा में चर्चा हुई और जवाब में सरकार ने इसके लिए राजनीतिक दलों और राज्यों में सहमति की जरूरत बताई। चर्चा के दौरान सरकार के जवाब से संतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट किया। लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष की मांग पर आगरा में हुए धर्म परिवर्तन की घटना के मसले पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि लालच देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन करवाने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। Parties in the country is seriously introspect on this. Let there be anti-conversion laws in all the states. Let there be anti-conversion law at the center also. Let us all seriously work towards the progress. इससे पहले इस मुद्दे पर विपक्ष ने आगरा की इस घटना की निंदा की। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री का जवाब मांगा, जबकि टीएमसी ने देश में विभाजनकारी घटनाओं को रोकने पर जोर दिया। जवाबदेही इस सदन में और इस देश के प्रति प्रधानमंत्री का बनता है और उनके तरफ से हम स्पष्टीकरण और जवाबदेही चाहते हैं। पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है। टीटी कृष्णमाचारी और के मुंशी ने क्या कहा था आर्टिकल 25 पर जब बहस हो रही थी, आप इस तरह का कानून नहीं बना सकते कि आप कोई अपना मजहब तब्दील ना करे। कई भेदभाव हैं, उन सारे भेदभावों पर हम लोग यहाँ संकल्प लें और एक प्रस्ताव किया जाए, प्रस्ताव पास किया जाए। I am worried and I'll again through you sir appeal to the members of the ruling party. Sir, let us give up this divisive attitude. इससे पहले आगरा में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने प्रश्नकाल स्थगन का नोटिस दिया था, जिसे स्पीकर सुमित्रा महाजन ने नियमों के विपरीत बताकर नामंजूर कर दिया। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि आतंकी जम्मू कश्मीर चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की फिर से कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी मंसूबों से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। रक्षा मंत्री ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा भी लिया। रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंचे मनोहर पर्रिकर ने उरी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। बादामी बाग स्थित सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय में उन्होंने युद्ध स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि उरी हमले से आम नागरिकों को बचाना सेना की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि चुनाव में भारी मतदान के बाद आतंकियों में हताशा है। No, one thing is about as the election process is going on, the possibility cannot be ruled out till the elections and results are declared. We are alert for it. सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने रक्षा मंत्री को अंतर्राष्ट्रीय सीमा, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा हालात के बारे में बताया। पर्रिकर ने घाटी में सेना के अभियान पर चर्चा की। इलेक्शन में वोटिंग काफी ऊपर होने के कारण मुझे लगता है कि दिस इज अ attempt to get it down again. But we have managed to get good voting. You see the result of Tral, for example, from 1% to 37.8%, is it?
रक्षा मंत्री ने जवानों से बात भी की। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर की स्थिति से वाकिफ होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यों ने वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी बिल के मसौदे का विरोध किया है। राज्यों की मांग है कि जीएसटी से होने वाले घाटे की भरपाई केंद्र करे और पेट्रोलियम पदार्थों को प्रस्तावित कानून से बाहर रखा जाए। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इन मुद्दों का जल्द समाधान निकालने की उम्मीद जाहिर की है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक की। बैठक में जीएसटी बिल के मसौदे पर चर्चा हुई। अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठेर ने कहा कि 3 मुद्दों पर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। इनमें नुकसान की भरपाई, पेट्रोल पर टैक्स और एंट्री टैक्स शामिल है। राज्य चाहते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद कर घाटे की भरपाई केंद्र करे और इसके लिए बिल में प्रावधान हो। राज्यों ने एंट्री टैक्स और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स को जीएसटी के तहत लाने का भी विरोध किया। जीएसटी लागू होने के बाद एक्साइज और सर्विस टैक्स खत्म हो जाएंगे। Petrol and petroleum products should be kept out of GST. We have told the Honorable Finance Minister that GST compensation fund should be created and it should be provided in the Constitution. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के साथ बैठक को सकारात्मक बताया। कृष्णानंद त्रिपाठी, राज्यसभा टीवी। भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपनी भागीदारी और भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह बात लीमा में चल रहे सम्मेलन में कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कोई भी व्यापक समझौता संतुलित और व्यावहारिक होगा। पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भारत ने अपनी भूमिका बखूबी निभाने की बात की। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कोई भी व्यापक समझौता संतुलित और व्यावहारिक होना चाहिए, साथ ही वो विकासशील देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने वाला हो। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 2020 के बाद नए समझौते में कटौती और अनुकूलन के बीच एक संतुलन सुनिश्चित होना चाहिए। पर्यावरण मंत्री ने विकसित देशों से विकासशील देशों को वित्तीय और प्रौद्योगिकी सहयोग मुहैया कराने का वायदा पूरा करने पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से भी मुलाकात की। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर अगले साल पेरिस में किसी समझौते पर पहुंचने की कवायद जारी है। ये सम्मेलन गुरुवार तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज 69वां जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति सहित कई गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कुछ इस अंदाज में अपना जन्मदिन मनाया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सबसे पहले राष्ट्रपति भवन जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रणबदा ने अपना जीवन भारत के लिए समर्पित कर दिया है। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई राजनेताओं ने राष्ट्रपति को जन्मदिन की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने ई कैटलॉग का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रपति भवन की विरासत को जनता के लिए सार्वजनिक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एडिलेड टेस्ट के तीसरे दिन आज भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 369 रन बनाए। कप्तान विराट कोहली ने शानदार 115। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 148 रन पीछे है। एडिलेड टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा। कप्तान विराट कोहली ने शानदार 115 रनों की पारी खेली। सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने 53, शिखर धवन ने 25, चेतेश्वर पुजारा ने 73, अजिंक्य रहाणे ने 62 रनों का योगदान दिया, जबकि रोहित शर्मा 33 और साहा 1 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 369 रन बना लिए हैं। हालांकि अब भी टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 148 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी 7 विकेट पर 517 रन के स्कोर पर घोषित की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के सफर में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कुछ और हम खबरों के साथ। नमस्कार। पाकिस्तान ने 58 भारतीय मछुआरों को जल सीमा के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी जेलों में कुल 423 मछुआरे कैद हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका ने भी ताज़ा कार्रवाई करते हुए आज 27 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। एयरसेल मैक्सिस करार से जुड़े हवाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मारन बंधुओं से पूछताछ की। पूछताछ इस हफ्ते की शुरुआत में हुई। ईडी ने अक्टूबर में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन को नोटिस भेजा था। बार घूस कांड में केरल के वित्त मंत्री के एम मणि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो ने शुरुआती जांच में लिए गए कुछ बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 महिला माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 में से एक माओवादी के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाली तीनों महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार की तरफ से जरूरी मदद दी जाएगी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप रहा ने कहा है कि सुखोई 30 फाइटर प्लेन हादसे की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जारी है। उन्होंने कहा कि जांच 15 दिन में पूरी कर ली जाएगी। अक्टूबर में सुखोई 30 के क्रैश होने के बाद से महीने भर के लिए सुखोई 30 विमानों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी गई थी। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने आज संसद भवन में लगे आधार कैंप पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया। ये कैंप खास तौर पर सांसदों के आधार कार्ड बनाने के लिए लगाया गया है। उनके अलावा कई दूसरे सांसदों ने भी आधार कार्ड के लिए आवेदन किया। संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 193 में से 175 देशों ने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस साल सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग दिवस का प्रस्ताव रखा था।